वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर बाजारों की बात करें तो एक और अच्छा दिन हम बाजारों के लिए कहेंगे। कल एनवीडिया के नतीजे आए जिसके चलते हुए कल आईटी में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा था। आज भी चुनिंदा आईटी शुरू में तेज़ी है लेकिन थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन मार्केट की जो फुर्ती है वो बिल्कुल जारी है और हम 26,000 के ऊपर कंफर्टेबली इस समय कामकाज कर रहे हैं। डे हाई के आसपास 26,149 इज द डे हाई फॉर निफ्टी इस समय। और बैंक निफ्टी ने एक नया उच्चतम स्तर आज फिर से छुआ है, ऑल टाइम हाई 59,251 के आसपास इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। डे हाई से थोड़ा नीचे लेकिन अभी भी एक अच्छे मोमेंटम में यहाँ कामकाज होते हुए दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स ने भी आज एक नया उच्चतम स्तर यानी कि रिकॉर्ड स्तर छुआ है। तो सभी इंडाइसेस जो है रिकॉर्ड स्तर के बहुत ही करीब है। शायद हम 200 अंक से हल्का थोड़ा ज़्यादा दूर है अपने ऑल टाइम हाई एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न्ड। 26,177 277 माफ़ कीजिएगा 277 क्या जो है ऑल टाइम हाई उसके बहुत ही करीब हम अब पहुंच चुके हैं। बाजार की दिशा क्या रह सकती है, आपको यहाँ पे क्या करना है इन लेवल्स पे, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सचिन जसूजा, ही इज़ फाउंडिंग पार्टनर एंड हेड ऑफ एक्विटीज़ एट सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक, और मिस्टर मानस जायसवाल, ही इज़ फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question is for Manas sir. Manas sir, on the charts, बहुत ही कम दूरी पे है हम निफ्टी के, क्या लगता है इस बार 26,300 पार? हाँ, तो नमस्कार गीतू जी। तो बिल्कुल उम्मीद तो है कि इस बार 26,300 को पार करके 26,500 550 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। और देखिए ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है कि हर करेक्शन पे अगर आप देखें पिछले करीब 10-12 सेशन, हर करेक्शन पे निफ्टी ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है जी। आज कॉन्फिडेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो रीसेंट हाई था 26,100 का, निफ्टी ने उसको ब्रीच किया। तो अभी कम से कम तो आप ऑल टाइम हाई जो कि 26,270 है उसको टारगेट सेट करके चल सकते हैं। लेकिन मेरा समझना है कि अगर आप अभी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अब टारगेट 270 के नहीं, आपको 26,500 के आसपास के एक पोजीशन टारगेट सेट करने हैं और 25,900 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और बैंक निफ्टी में क्या करना है? रिकॉर्ड हाई तो छू रहा है लेकिन वहां पे भी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन, एक नैरो रेंज बन जाती है ऊपर के लेवल्स के आसपास। सो बैंक निफ्टी में क्या करना है? और निफ्टी आईटी इंडेक्स जरूर बताइएगा, जहां का कल एक काफी अच्छा मोमेंटम था, आज भी मोमेंटम है लेकिन थोड़ा हल्का। देखिए बैंक निफ्टी में तो पिछले मंथ ही हमें कंफर्मेशन मिल गया था ब्रेकआउट का, जब 57,600 के लेवल को ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने, और एक क्लियर ट्रेंड दिखता है, हाई टॉप से हाई बॉटम का ट्रेंड बना रहा है करीब 54,600 से। जिस तरह बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया उसको देख के लग रहा है कि 60,500 60,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अब जब तक 58,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी आईटी इंडेक्स की जहां तक बात है, देखिए निफ्टी आईटी में बहुत समय के बाद इंडेक्स ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया है। अब अगर आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, जो अभी के लिए 36,900 है, उसके ऊपर सस्टेन करता रहता है, मेरा समझना है कि इस मूव में 39,000 या 39,600 तक के टारगेट निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखा सकता है। तो यहाँ से भी करीब करीब 2,000 से 2,500 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और अब तब तक आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है जब तक 36,000 के ऊपर ये इंडेक्स ट्रेड करता रहे। तो सचिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सचिन, आप बाजार को यहाँ से कहाँ देखते हैं? बिकॉज आप वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और वेल्थ मैनेजमेंट में आप वेल्थ क्रिएशन की जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू में अभी भी पॉजिटिव लगता है, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है अभी, जैसे हमारे ट्रम्प साहब जो है वो थोड़ा यू टर्न ले रहे हैं H1B वीज़ा को लेके, और ट्रेड पॉलिसी की बातचीत चल रही है, यूएस और इंडिया में ट्रेड पॉलिसी जल्दी साइन हो सकती है। इन सब के बीच में टेक्निकली हाँ हम रिकॉर्ड हाई के आसपास जा रहे हैं, लेकिन उसको सस्टेन कर सकते हैं क्या? और आपका यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है समय मार्केट्स को लेके? थैंक यू गीतू जी फॉर हैविंग मी। बेसिकली जब आप मार्केट को देखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, हमारे लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है जी। हालांकि हम जानते हैं ऑन ए टेक्निकल लेवल ऑल्सो काफी मार्केट पास में है, या आप कह सकते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई अचीव कर ही चुका है। बैंक इंडेक्स अभी आप बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई अचीव कर चुका है। हमने देखा पीएसयू बैंक्स
ने काफ़ी अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया है, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस दी है जी। एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। हम्म। बट जो देखिए नेगेटिव न्यूज़ था, यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिकअप नहीं आ रहा था, राइट? तो उन दोनों को लेके अगर आप देखेंगे तो पहला सिग्नल हमें कॉर्पोरेट अर्निंग से आ चुका है, उसका जी शायद हमें क्रेडिट देना चाहिए। जो बिल्कुल। सीआरआर कट हुआ, रेट कट्स हुए, जीएसटी हुआ, हम्म। तो इस क्वार्टरली अर्निंग्स में आउट ऑफ 500 कंपनीज 360 के अराउंड कंपनीज ने रिपोर्ट दे दी है एनएसई टॉप 500 में से। जी। उस 360 में से 15 से 16% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है एंड 9% का एक रेवेन्यू ग्रोथ आया है, जो काफी अच्छा हम कहेंगे एक टर्न अराउंड आया है। इसमें से अगर हम थोड़े दो कंपनीज ऐसे रिमूव भी कर देते हैं जहां पर बहुत हाई ग्रोथ रहा, जैसे जियोफिन का रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% रहा, जोमेटो का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई था, अगर हम दोनों अनोमलीज को हम साइड भी करते हैं, उसके बावजूद जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7 से 8% है। तो काफी अच्छा एक रिकवरी अर्निंग साइड पे, रेवेन्यू साइड पे है। हाँ, जो नेगेटिव न्यूज थे ट्रेड सिनेरियो को लेके, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा था वहां पर भी थोड़ा सॉफ्टनेस है, और वहां पर एक चांस बन गया कि कुछ ना कुछ, आई थिंक सिर्फ इंडिया ही रह गया पूरे बकेट में, मतलब इट हैज हैपेंड विद ब्राजील, कुछ हद तक चाइना से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, तो उनका ओवरऑल स्टांस थोड़ा पॉजिटिव हुआ है कि डील तो करनी पड़ेगी अब, जी। राइट? बिकॉज इंडिया ने भी अपना बड़ा हार्ड स्टांस रखा है उस चीज पे अगेंस्ट यूएस। तो वी आर होपफुल, एंड व्हेन वी चेक कुछ एक कंपनीज के साथ जो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, जी। किसी का 30% एक्सपोर्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट और द टेक्सटाइल सेगमेंट, तो वहां पर भी जितना एक्सपेक्टेड था कि इम्पैक्ट आएगा उतना नहीं आया। इनफैक्ट एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है, कुछ एक कंपनीज का अपटिक भी आया है। ओके। तो यस, तो बहुत स्मॉल अपटिक है, वो एक नेचुरल ग्रोथ पे जो जा रहा था मार्केट, यूएस इकोनॉमी में भी कुछ एक चीजों का डिमांड बढ़ा है, तो हालांकि उन्होंने कॉस्ट वहीं के कंपोनेंट प्लेयर्स ने या वहीं के सप्लायर्स ने लिया है, इंडिया को उस चीज में, इंडियन कंपनीज को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बट आई थिंक लार्जरली जो बेसिस पे टेक्सटाइल इज द ओनली सेगमेंट जिसको अच्छा ज्यादा इम्पैक्ट आया है इस सेगमेंट। तो ओवरऑल वी सी कि अगर हमारा अर्निंग ग्रोथ 12 से 15% का रहता है, जो कि अब आना शुरू हो गया है, तो आई थिंक एक साल के पर्सपेक्टिव से हम सेम टेंजेंट में, हम बहुत ज्यादा ओवरली बुलिश नहीं है, बट 10 से 12% का रिटर्न यहाँ से भी अचीव करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अर्निंग्स जो है इस बार थोड़ी एक्सपेक्टेड लाइन से बेहतर आई, क्योंकि हम बहुत बड़ी लो एक्सपेक्टेशन से इस अर्निंग सीजन में गए थे, लेकिन अब जो जीएसटी के कट्स का रियल बेनिफिट जो है वो हमको अगले तीसरी तिमाही में और चौथी तिमाही में देखने को मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो स्टॉक्स पे देखना होगा। अभी हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं मानस सर। आईटी में कल धुआंधार तेजी देखने को मिली, इन्फोसिस में भी कल करीबन 4% का इजाफा था, टीसीएस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सब स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। इन्फोसिस का आज इनफैक्ट खबर भी है, बाईबैक का जो है विंडो खुल चुकी है, 20 नवंबर से 26 नवंबर तक होगी, और जो रेशो है फॉर रिटेल जिससे बाईबैक रेशो कहा जाता है वो 2:11 है, यानी कि आपके हर 11 शेयर पे आपको 2 का बाईबैक हो सकता है। वैसे ही इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए 17:706 का रेशो जो है इन्फोसिस ने अनाउंस किया है, लेकिन आज थोड़ा बहुत दबाव में स्टॉक देखने को मिल रहा है, 1537 के आसपास है। सो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इसमें से कुछ पसंद है मानस सर? देखिए, लार्ज कैप के साथ जाएंगे तो लार्ज कैप में उस स्टॉक को पिक करेंगे जो बहुत ही कंफर्टेबली अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन्फी में ध्यान रखिए, इन्फी कोशिश कर रहा है लेकिन अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर नहीं निकल रहा है, जो कि 1570 के आसपास है। तो जब 1570 के ऊपर इन्फी निकलेगा तभी आप खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर एक स्टॉक लार्ज कैप स्पेस से आईटी स्टॉक में पिक करना हो तो एचसीएल टेक का होगा। एचसीएल टेक ने कल ही एक ब्रेकआउट दिया है, नेक्स्ट टारगेट 1750 1750 तक के आते हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस आपके 1600 रुपए के नीचे रहेंगे, 1750 तक के टारगेट पॉसिबल है। जो मिड कैप है वहां पर आप परसिस्टेंट पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि परसिस्टेंट में लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 6700 के आसपास के आते हैं। और आप कोफोर्ज पे भी ध्यान दे सकते हैं, कोफोर्ज के चार्ट देखें तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है। लेकिन अगर एक ही स्टॉक इन दोनों स्टॉक में पिक करना हो तो वो परसिस्टेंट का होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 6200 6200 के स्टॉप लॉस से 6800 6800 तक के टारगेट परसिस्टेंट दिखा सकता है। अभी तक अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो लीड कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, लेकिन अब जो बारी है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है। आज के सेशन में अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में अच्छी खासा एक रुझान देखने को मिल रहा है। सो प्राइवेट स्पेस को आप कैसे देखते हैं यहाँ पे सचिन? बिकॉज
अभी तक तो पीएसयू की बारी थी, लेकिन अब लगता है कि प्राइवेट हाँ सेक्टर जी। बैंक्स में थोड़ी जान आ चुकी है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हमेशा से एक स्ट्रक्चरल स्टोरी रहा है इंडिया का। धीरे हम्म, धीरे प्राइवेट सेक्टरल बैंक्स ने मार्केट शेयर गेन किया, और मार्केट शेयर कहाँ से आया है? वो पीएसयू बैंक से ही आया है। हम्म, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज प्राइवेट सेक्टर को मिला पिछले 5-6 सालों में, हम्म, वो टेक्नोलॉजी बेसिस पे मिला, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बेटर था एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक। हम्म, पीएसयू का डिसएडवांटेज ये था कि उनके एनपीएस बहुत ज्यादा थे। करेक्ट। बट अब पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है कि पीएसयू ने भी अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। हम्म, वी रिमेन बुलिश ऑन कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, हम्म, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बट हम्म, स्टिल ओवरऑल अगर आप देखें कि कहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, हम्म, पीएसयू बैंक्स जहां पर एनपीए 7-8% ग्रोथ से 3% पे आ चुके हैं, हम्म, कंसोलिडेशन हो चुका है, लार्जर बेस हो चुका है उनका, टेक्नोलॉजी लेवल पे भी काफी इंप्रूव हो चुके हैं, और काफी बड़ा ट्रांजिशन ऑलरेडी पीएसयू से प्राइवेट की तरफ जा चुका था। हम्म, तो अगर आप करंट री रेटिंग, अर्निंग्स और प्राइस टू बुक वैल्यू का अगर आप गैप देखते हैं, बहुत बड़ा करेक्ट। है। प्राइवेट चल रहा है ऑलमोस्ट 2.53 के जी। ऊपर, और जो हमारा पीसीयू है वो 1 से 1.5 के बीच में है। तो हम्म, जो गैप था बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और एनपीए इश्यूज का था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ब्रिज होना जरूरी है। हमें ओके। लगता है कि अगर पीएसयू यहाँ से 15-20% रिटर्न दे सकता है, तो हम्म, प्राइवेट भी 10 से 15% देगा। हम्म। बट रिलेटिव साइड पे हमें लगता है पीएसयू बैंक्स का अभी भी टाइम एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक बेटर है। सो पीएसयू में क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? मैम, पीएसयू में क्योंकि हम इसमें बहुत बड़े बड़े बैंक्स हो चुके हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, हम्म, पीएनबी, कंसोलिडेशन हो चुका है। हम्म, एक्चुअली हम अपने क्लाइंट्स को थ्रू ईटीएफ इसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं, हम्म, और जो सही भी रहा हमारे लिए। आई थिंक लास्ट कॉल में भी आपसे पीएसयू ईटीएफ की बात हुई जी, थी। जी। सो वहां पर परफॉर्मेंस भी, आउट परफॉर्मेंस भी थोड़ा अच्छा रहा। हम्म, अगेन ए डिस्क्लेमर, हम्म, हमारा बायस हो सकता है बिकॉज आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इनटू सच हम्म, इंस्ट्रूमेंट्स। हम्म। तो अपने प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर अपना कंसल्ट करें इस बार। बिल्कुल। और पीएसयू बैंक्स में बहुत सारी खबरें भी आ रही है। एक तो ये भी है कि हाँ मर्जर जी। छोटे छोटे बैंकों को मिला के बड़े बैंक बनाने की योजना है, बजट में उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। फिर ये भी स्टेटमेंट्स आए कि अप्रैल और मई के बीच में द मर्जर प्रोसेस विल स्टार्ट। सो बहुत सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है वो हमने पीएसयू सेगमेंट में और पीएसयू बैंक्स में खास तौर पे हमको सुनने में मिल रहा है। चलिए बट एक और। आरबीआई ने भी जो, हाँ जी। जी, सॉरी, आरबीआई ने भी जो ओपन किया है स्पेस फॉर प्राइवेट एंड पीएसयू बोथ के, वो मर्जर एक्विजिशंस को भी फंड कर सकते हैं। और भी यस, काफी रूल्स यस, कंज्यूमर फाइनेंस को लेके बेटर किए यस। गए हैं। तो आई थिंक अभी भी दे कैन कंटिन्यू टू आउट। बिल्कुल। तो आउट परफॉर्मेंस जो है वो पीएसयू बैंक्स की अभी भी जो सचिन जी है वो देख रहे हैं सेक्टर में। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा दबाव में है, लेकिन अच्छी यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। एक और सेक्टर जो है जो काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी मोमेंटम में है वो है टू व्हीलर स्पेस। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आज आयशर मोटर निफ्टी का टॉप गेनर है। करीब 3% ऊपर कामकाज करते हुए 7086 के आसपास का लेवल है। तो टू व्हीलर स्पेस में इस समय क्या करना है मानस सर? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में ऑलरेडी एक मूव आ गया है, और अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प का जो ब्रेकआउट का लेवल था वो 5600 के आसपास था, तो वहां से भी 400 रुपए की तेजी देखने को मिल गई है। अब अगर इस स्पेस में एक दूसरा स्टॉक पिक करना हो तो आयशर मोटर्स का होगा। आयशर मोटर्स में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप देखें तो काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, करीब करीब 8-10 हफ्ते हो गए जब से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि आयशर मोटर्स तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। 6920 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। मेरा समझना है कि स्टॉक में 75 मिनट तक के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। शायद इसमें 3 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन एक बढ़िया पिक टू व्हीलर स्पेस में आयशर मोटर्स हो सकता है। जी। और आयशर मोटर्स इस समय डे हाई पे कामकाज करते हुए निफ्टी 50 का टॉप गेनर है। इस समय आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे है। 7086 का आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। एक सेक्टर जो बिल्कुल इस समय सचिन जी कोई ज़्यादा उससे पूछ नहीं रहा, हालांकि उसकी बात जब एआई की बात करते हैं तो उसकी बात ज़रूर आती है, पावर, एनर्जी। एआई को चलाने के लिए भी एनर्जी की खपत जो है वो बढ़ने वाली है आने वाले समय में। पर बहुत समय से ये हमारे सेक्टर जो है ये लेथार्जी और डेड पड़ा हुआ है। पावर एज ए स्पेस, क्या लगता है आपको कि यहाँ से एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है बिकॉज ऑफ ब्रॉडली अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट स्टिल नाउ? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकता है। अगर आप देखें तो पावर ने आउट परफॉर्मेंस भी दिखाई है पीछे। हाँ, काफी अच्छे रनअप के बाद
ये कंपनीज जो एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या पूरा आप सेगमेंट, इवन रिलायंस या अदानी के स्टॉक्स भी लगाएंगे तो पूरा सेगमेंट, आज सोलर भी एडिशन हो गया, तो जितनी भी सोलर कंपनीज के आईपीओ काफी आए हैं लास्ट ईयर, तो पूरा सेगमेंट बहुत अच्छा किया है। और ये जो कंजप्शन है थ्रू एआई, ये और ज्यादा बढ़ता रहेगा। डाटा सेंटर्स का जो टारगेट लेके आ रहे हैं, रिलायंस 3 गीगावाट का डाटा सेंटर डाल रहा है, ओपन एआई 2 गीगावाट का डाल रहा है, टीसीएस इज आल्सो अनाउंस्ड। तो उसके लिए पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा जरूरत होगा। हालांकि रिन्यूएबल साइड पे हम ऑलरेडी 250 से 500 मेगावाट का एक टारगेट ले चुके हैं। 250 से 500 मेगावाट अगले 4-5 सालों में हम पहुंच जाएंगे। बट उसके बावजूद कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस सेगमेंट में। और जितनी भी ट्रेडिशनल हो या न्यू एज कंपनीज हो, आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एंड हम इसको किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, हमें टेलीकॉम भी अच्छा लगता है, पावर एनर्जी सेक्टर भी अच्छा लगता है, तो आई थिंक रिलायंस जैसी कंपनीज इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है। सर, दो स्टॉक्स देखेगा माना सर, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एमसीएक्स, दोनों ही एक्सचेंज है। इन दोनों ही के स्टॉक्स में क्या करना है? बीएसई बहुत करीब अपने रिकॉर्ड हाई के, एमसीएक्स तो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे ही कामकाज कर रहा है। देखिए, दोनों के चार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। बीएसई में हमने कल एक ब्रेकआउट देखा था जिसके टारगेट 3000 के आसपास के आते हैं। तो अब अगर कोई डिप मिले तो बीएसई में खरीदारी करें, करीब करीब 2900 रुपए के आसपास खरीदारी करेंगे। 2850 के स्टॉप लॉस से फिर 3000 के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं बीएसई में। एमसीएक्स की जहां तक बात है, देखिए एमसीएक्स ने भी कल ब्रेकआउट दिया। मेरा समझना है कि एमसीएक्स में जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो करीब करीब 10,000 के आसपास का हो सकता है। तो अगर आप 10,000 के टारगेट सेट कर सकते हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 9780 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और स्टॉक देखिए